नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, समाज सेवी श्री छेदीलाल अग्रवाल जी। भैया, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। फ्रंट पेज पर आज जो खबरें छपी हैं उसमें प्रमुख खबर निज्जर से जुड़ी हुई है, कनाडा से। और रमेश बिधूड़ी भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने जो संसद में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो खबर भी प्रमुखता से अखबारों में है। इसके अलावा प्रदेश की खबरें हैं। विदाई की बेला में भारी बारिश का अलर्ट, मतलब छत्तीसगढ़ में जो बारिश 2 दिन से 3 दिन से हो रही है उससे जुड़ी खबर है। प्रदेश में तेजी से पांव पसार रहा डेंगू, रायगढ़ भिलाई में सबसे ज़्यादा मरीज। महादेव ऐप मामले में बॉलीवुड की कुछ हस्तियां भी रडार पर। दिल्ली मुंबई में 2.5 करोड़ जब्त, ईडी के छापे। मुंबई से खबर है। कांग्रेस सभी विधानसभा क्षेत्रों में 2 अक्टूबर को निकालेगी भरोसे की यात्रा। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और संघ ने बनाई रणनीति। संघ के सर्वे पर भी भाजपा नेताओं ने किया मंथन। कनाडा जाने वाले स्टूडेंट और अभिभावकों में चिंता, एक खबर इस हेडिंग से प्रमुखता से एक अखबार ने छापी है। ये इसी तरह की खबरें आज फ्रंट पेज पर छपी हैं। और एक खबर सर्वाधिक चर्चा में है, वह है 4 पार्टियों ने, जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने रमेश बिधूड़ी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और ये कहा है कि लोकतंत्र की हत्या की गई है सदन में। जिस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया गया, रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया बीएसपी के सांसद के विरुद्ध, वो क्षमा के योग्य नहीं है। इस पर तमाम बातें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उसमें सफाई दी गई, यहाँ तक कि गृहमंत्री ने सदन में ही माफ़ी मांग ली उनके इस व्यवहार को लेकर के। लेकिन लोगों को एक अवसर मिल गया है ये कहने का कि बड़ी संस्कारित पार्टी जो कही जाती है भारतीय जनता पार्टी, उसके एक सांसद, और पहली बार सांसद नहीं है, बड़े पुराने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो, और संभवतः 1 से अधिक बार वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं संसद में। उनकी तरफ से इस तरह की भाषा बोलना वो किसी भी रूप में कोई भी उचित नहीं मानता। क्या कहेंगे भैया आप इस पर? राजनेता अपना संयम खो रहे हैं। क्या है, देखिए, लोकसभा विधानसभा जी में हर चीज के लिए संयम रखा जाता है जी, और संयम न रखने वाला प्रताड़ित होता है जी। जो भी लोकसभा या विधानसभा का अध्यक्ष होता है उसको चेतावनी भी देता है, वार्निंग भी देता है, सजा भी देता है, निकालता भी है। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो करेंगे कार्रवाई उनके ऊपर। नहीं, उसको तो विलोपित कर दिया गया। शब्द लोग और कुछ कार्रवाई अगर बनती होगी तो करेंगे उसके ऊपर जी। नहीं तो उसमें तो सवाल वही उठता है कि जब संजय सिंह ने कोई बात कह दी तो उनको बाहर कर दिया गया, वो बेल में आ गए थे। और उसके बाद रंजन ने क्या उनके अधीर रंजन ने कोई प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी कर दी थी तो उनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो इतनी गंभीर बात किसी एक धर्म विशेष के लोगों के विरुद्ध करने वाले के विरुद्ध आप सिर्फ ये कह रहे हैं, उसको वार्निंग दे रहे हैं कि आप अगली बार ऐसी हरकत मत करिए, ये सवाल भी तो उठ रहा है। ऐसा है, देखिए, दोनों की तुलना नहीं हो सकती। हाँ ठीक है, प्रधानमंत्री थे। नहीं, दोनों की तुलना नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती, अधीर रंजन जी को क्षमा मांगने के लिए कहा गया जी, उन्होंने इनकार कर दिया, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, तब वो कार्रवाई हुई जी। बेल में संजय सिंह बेल में आए, उनको बार बार कहा गया आप बेल में मत आइए, नहीं माने, तब उन पर कार्रवाई हुई जी। तो दोनों में एक्शन में अंतर है। लोकसभा अध्यक्ष ने एक डिसीजन लिया, उसने एक कहा, लोकसभा अध्यक्ष के आदेश का उसने पालन नहीं किया। जी जी। बाद में उसने पालन किया, हो गया। संजय सिंह ने अभी तक पालन नहीं किया है, अभी तक क्षमा नहीं मांगी है, इसलिए अभी तक सस्पेंड है वो। जी जी जी। तो एक चीज मैं बताऊं आपको, देखिए, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति को कह करके आप पूरे समाज के ऊपर अगर आपने आक्षेप किया है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। एक बात वातावरण वैसे ही थोड़ा भी। मेरी बात सुनिए ना। देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं उसका बचाव नहीं कर रहा हूँ जी, क्योंकि उन्होंने जो कहा है, मैंने खूब कोशिश की टीवी में भी उस लाइन को सुनने के लिए, उस सेक्शन को देखने के लिए, बाकी वो भी मेरे को नहीं मिला। टीवी में जो डिस्कशन चला उसमें भी वो शब्द नहीं मिले मेरे को जो उसने कहा था, और न पेपर में मिले पढ़ने के लिए। संकेत है उसमें कि क्या किस तरह की बात है। मेरी बात सुनिए ना। परंतु जब इतना बड़ा मामला बना रहे हैं, इतनी बड़ी बात को तुल दे रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो उसने कहा है ना जो आपत्तिजनक है। जी जी। तभी तो मामले को तुल दिया जा रहा है। जी।
अब तुल देने की अधिकतम जो सजा, देखिए सजा दो प्रकार की होती है जी किसी भी न्यायालय में जाइए, कहीं भी जाइए, सजा दो प्रकार की होती है, एक शारीरिक सजा एक और एक और आर्थिक सजा। जी जी आप इस दो के अलावा और कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दीजिए, जी जो वहाँ के नियम में बनती है। आपको तो अधिकार नहीं है सजा देने का, जी। आप सजा नहीं दे सकते। वो तो लोकसभा अध्यक्ष का मामला है। जैसे इन्होंने सर तन से जुदा जी का अभियान चलाया था, जी सर तन से जुदा, बेचारी नपूर आज भी छिपी छिपी घूम रही है। जी तो आपको तो अधिकार नहीं है, बिल्कुल किसी ने अधिकार नहीं दिया है। जी तो आप भी अगर उसका उसी प्रकार की हरकत करते हैं तो आप पद का दुरुपयोग करते हैं, आपको जो छूट मिली है उसका दुरुपयोग करते हैं। जी जी सजा होगी, कोर्ट से सजा होगी, वो लोकसभा के अध्यक्ष उसको सजा देंगे, अधिकतम सजा। देखिए दो प्रकार की सजा होती है, एक न्यूनतम सजा होती है, एक अधिकतम होती है। तो उसकी जो अधिकतम सजा होगी वो मिल जाएगी, उसको मिलनी चाहिए। जी जी सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि जो 5 दिन का सत्र बुलाया गया था विशेष, इसमें एक वातावरण ऐसा रहा और बहुत दिन बाद ऐसा दृश्य देखने को मिला कि लोकसभा अपने निर्धारित समय से ज़्यादा समय तक चली, निर्विघ्न चली। राज्यसभा में भी वही स्थिति रही, वो 8 घंटे लोकसभा ज़्यादा चली, राज्यसभा 6 घंटे ज़्यादा चली और कोई प्रतिरोध नहीं रहा और सबने एक दूसरे को नमस्कार किया, एक दूसरे का हाल चाल पूछा। और दृश्य बड़ा सुंदर था कि सोनिया गांधी जी के सामने प्रधानमंत्री खड़े हैं, राहुल गांधी से बात कर रहे हैं, खड़गे से बात कर रहे हैं। ये सारा जो दृश्य था वो आनंदित करता था कि लोकतंत्र की ये खूबसूरती दिखाई दे रही नए संसद भवन में। और उसी भवन में आपने महिला बिल पास किया, महिलाएं प्रसन्न हो गई कि चलो हमको एक जो बहुप्रतीक्षित मांग थी उनकी पूरी हो रही है। उस सदन में इस तरह की बात करके रमेश बिधूड़ी ने रंग में भंग डाल दिया। आप बोल सकते हैं जहाँ एक अच्छी शुरुआत हुई थी। नहीं देखिए वो शुरुआत जो हुई वो अलग चीज है जी नहीं, इनके कथन से आखिरी दिन इन्होंने जो देखिए किया। ये सब क्षणिक बातें हैं, जी। पता नहीं कौन क्या क्या बोलता है, कैसे कैसे बोलता है और कहाँ कहाँ बोलता है, तो उससे विघ्न थोड़ी पड़ता है। जी कुछ समय तक वो हल्ला चलेगा, कुछ समय तक उसको चेतावनी भी दी जाएगी, वार्निंग भी दी जाएगी और उसकी जो अधिकतम सजा है वो मिलनी चाहिए उसको। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल मिलनी चाहिए। और इस तरह की गुंडे की भाषा किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है, किसी भी जाति के। और मैं तो रमेश बिधूड़ी के बारे में कई बार वहाँ कुछ रिश्तेदार हैं, जब जाता हूँ उनके बीच में बात होती तो बोलते हैं तो एक नंबर का गुंडा है। ये भाषा लोगों की रहती है वहाँ की, ये भाषा हमें भी नहीं बोलना चाहिए जो लोग बोल रहे थे। ये तो हम भी वही गलती कर रहे हैं जो रमेश बिधूड़ी ने वहाँ गलती की कि बाहर लोग क्या बोल रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप जहाँ बैठ करके बात कर रहे हैं सदन में वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और मैं भी क्षमा मांगता हूँ, मुझे भी चैनल पर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आदमी का चरित्र, उसका काम करने का तौर तरीका उसके साथ चलता है। नेताओं का होता है ना कि लोगों के बीच में जो बात करते हैं उसी भाषा को कई बार वो फ्लो में वो जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ भी बोल जाते हैं। हम लोग भी कई बार ऐसी बात करते हैं, अरे मारना चाहिए उसको चार जूता, इस तरह की भाषा। भाटी भाभी का अभी भी चल रहा है जी, भाटी भाभी ने अवधि में जो चालू भाषा है उसी का तो उपयोग किया था जी, वो अभी तक चल रहा है, समझ लें आंदोलन के रूप में चल रहा है अभी तक। जी 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 तो ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन राजनेताओं को जिनका लोग अनुसरण करते हैं और विशेष करके संसद सदस्य तो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं। दिल्ली जैसी जगह पे मान के चलिए कि 8 से 10 लाख लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति अगर इस तरह की भाषा बोले तो इसको उचित नहीं कहा जा सकता और इस पे जो कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए हो। चलिए अब राजनीति की बात हो रही तो थोड़ा सा और कर लें। कांग्रेस सभी विधानसभा क्षेत्रों में 2 अक्टूबर से निकालेगी भरोसे की यात्रा। सीएम सहित सभी मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की यात्रा में होंगे शामिल। कांग्रेस की मैराथन बैठक में बनी रणनीति, एक खबर यह है। उसी से लगी हुई एक खबर छपी है भाजपा से जुड़ी हुई। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और रणनीति दोनों अपनी अपनी एक परिवर्तन यात्रा निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी, तो ये भरोसे की यात्रा निकाल रहे हैं। अब मैं जहन में बात आ रही थी कि वहाँ जन आशीर्वाद शिवराज सिंह और उनकी ये पार्टी अब पता नहीं क्या नाम दी है, कांग्रेस हो सकता है वो भी परिवर्तन यात्रा। अब वहाँ कांग्रेस चल रही है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल अलग अलग बनाई जा रही है। देखिए रणनीति किस तरह की बनती है वो अभी तो उसका खुलासा नहीं हुआ है। सफलता कैसी है ये देखने वाली बात। ये लोग मस्त रहते हैं, न पब्लिक के लिए ये करते न पब्लिक के पास जाते जी। पड़ती है ये यात्रा 5 साल में एक बार, तो मई क्यों निकले, हर साल क्यों नहीं निकले? हाँ, परीक्षा टाइम ही क्यों पढ़ते हो आप? पूरे समय क्यों नहीं दौरा करते?
चुना जाता है वो 5 साल तक अपनी विधानसभा क्षेत्र में नहीं जाता। जी जाता भी है तो गिनती 10 लोग रहते हैं, उनसे मिलकर उनके यहाँ चाय नाश्ता करके वापस आ जाता है। जी लोकसभा का जो सांसद होता है उसका भी वही हाल है। जी तो ये काम नहीं करते एक्चुअल में, इनकी छवि इतनी खराब हो गई होती है जी जी कि उसके कारण इनको यात्रा निकालनी पड़ती है। परंतु अभी जो भाजपा तो समझ लो डूबी हुई पार्टी है। जी भाजपा के लिए एक्सरसाइज करना तो समझ में आता है, हम्म। और भाजपा को सहारा देती है संघ, जी तो आरएसएस का भी एक्सरसाइज करना समझ में आता है कि उसका एक विंग जो है छत्तीसगढ़ में फेल हो रहा है, तो किसी प्रकार भी उसको बचाए रखा जाए, उसको मरने न दिया जाए, जी उसको जिंदा रखा जाए। पर कांग्रेस जिस प्रकार चिंता में पड़ गई है, कांग्रेस जिस प्रकार मेहनत कर रही है और जिस प्रकार योजना बना रही है, जी मेरे को चिंता में डाल रही है कांग्रेस। जी कांग्रेस तो जीत रही थी, और वो जब बोलते थे तो मैं एक ही बात बोलता था कि 65 को बनाए रखने में इनको तकलीफ जाएगी। ये 65 प्लस की बात करते थे, जी और मैं हमेशा यही बोलता था 65 बनाए रखने में तकलीफ जाएगी, इसमें 5, 7, 10 सीट कम होंगी, जी पर सरकार कांग्रेस की ही आएगी। जी पर जिस प्रकार अभी कांग्रेस चिंतित है जी और कांग्रेस की एक्टिविटी जो दिख रही है, जी मेरे को लगता है इनका इंटरनल सर्वे कुछ दूसरी बात बोल रहा है, जी मेरे को ऐसा लगता है। बाकी अगर ये 5 साल पूरे चुनाव करें तो कोई दिक्कत नहीं है। आज भूपेश बघेल की काट न कांग्रेस में है न भाजपा में है। जी आज भूपेश बघेल सरीखा नेतृत्व कहीं भी नहीं है, उसके बाद दाग बहुत सारे हैं, जी पब्लिक भी जानती है, पब्लिक के बीच हाईलाइट भी है, परंतु उसके बाद भी वही सबसे सर्वमान्य। अच्छी छवि जी 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 का नेतृत्व। मेहनत करने वाला नेता है, मेहनत करने वाला नेता है। इसके बावजूद भी अगर सही बात कहा आपने कि इसके बाद भी अगर कांग्रेस में चिंता है, तो इसका मतलब है कि इंटरनल रिपोर्ट कुछ गड़बड़ इंटरनल होगी, रिपोर्ट कुछ गड़बड़ है, जिसको ठीक करने की कोशिश हो रही है। अब संघ के सर्वे पर भी भाजपा नेताओं ने किया मंथन, 7 लोगों ने बैठ करके चर्चा किया। अब उसमें बात कही जा रही है कि पहले 10 सीटें आरएसएस को दी जाती थी, मतलब उनके इशारे पर या उनके अनुशंसा पर। इस बार वो 15 सीटें मांग रहे हैं, इस तरह की बात भी कही जा रही है। तो सीधी सी बात है कि थोड़ा सा हस्तक्षेप संघ का बढ़ रहा है, 10 से 15 अगर हो रहे हैं। नहीं ये खबर बता संघ रही है सर। को, और ठीक है, जिसने भी खबर लगाई है उसके बाद जानकारी कम है, अटकलों के आधार पर उसने खबर लगाई है। जी संघ के लिए इस प्रकार कोई कोटा नहीं बढ़ता, जी संघ चिंता जरूर करता है। संघ के 60 से अधिक आनुषंगिक कार्य हैं, जी जी और सभी कार्यों के लिए वो चिंता करता है। जी भाजपा आनुषंगिक होते हुए भी संघ से ज़्यादा पावरफुल है, जी क्योंकि सत्ता में है। जी और विदेशों की जो सत्ता नशीन पार्टियां हैं, सरकारें हैं, जी जी उनसे संपर्क भाजपा करती है, संघ थोड़ी करती है। हाँ तो इसलिए भाजपा मजबूत रहे, संघ की सोच में रहता है। जी अब भाजपा हमेशा जो है संघ को पटरी से उतरने नहीं देती। जब भी वो पटरी पे उतरती है तो क्या बोलते हैं, तुतारी लगा के फिर उसको लाइन पे लाती है। आज ऐसे कुश्ती में पहलवान को खींच खींच करके मैदान में लाने वाले रेफरी होते हैं। तो ये इस प्रकार का संघ का काम है। ये तो मेरे लिए आश्चर्यजनक बात है कि संघ ने 15 सीट मांगी है, भाजपा 10 सीट ले रही है। हाँ, नहीं, ये ऐसा कहा जा रहा है कि हाँ। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि 10 सीट भाजपा को, आरएसएस को भाजपा देती, इस बार 15 मांग रही है, ऐसा इस अखबार ने लिखा है। नहीं, अखबार ने लिखा, वो किस आधार पर लिखा है वो लिखा है, परंतु ऐसा होता नहीं है। जी 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 पर हर सीट के लिए संघ की एक राय अनुशंसा, उनकी अनुशंसा आवश्यक राय आती है। जी 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 राय आती है जी और बहुत कुछ उस राय की कीमत रहती है। जी जी ऐसा नहीं है कि उसकी राय गड्ढे की टोकरी में डाल दी जाती है, ऐसा भी नहीं है। जी 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 मतलब उसकी राय की कीमत है। जी चलिए। पर निर्णय तो जो होता है पार्टी, चाहे वो कांग्रेस करे चाहे भाजपा करे, जीतने वाला रहता है, जीतने वाला। जी जी। अब जीतने वाले में कई बार ऐसा भी होता है कि जो साला एक दिन पार्टी का काम नहीं किया होता है, एक दिन पार्टी के साथ नहीं चला होता, उसको देनी पड़ जाती है टिकट। जी जी क्योंकि जीतने की आसार उसी के रहते हैं। जी 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 तो मेरी समझ में तो थोड़ा सा रिपोर्टिंग उसकी गलत है, जो भी संवाददाता है जिसने भी रिपोर्टिंग की है। जी जी
चलिए अभी हम कोरबा पे जब आएंगे तो राजनीति की बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कनाडा को लेकर के। कनाडा जाने वाले स्टूडेंट और अभिभावकों में चिंता, इससे जुड़ी खबरें बहुत सारी पढ़ने को मिल रही है। और ये खबर चूंकि विदेश से जुड़ी है, कनाडा से जुड़ी है, और कनाडा एक ऐसा देश है जहां छत्तीसगढ़ के भी लोग बड़ी संख्या में हैं। तो ये जब उसकी बात होती है कनाडा की, अमेरिका की, इंग्लैंड की, तो 3 जगह ऐसी है, 3 देश ऐसे हैं जहां छत्तीसगढ़ के भी लोग हैं। कोरबा के भी कुछ लोग ऐसे देशों में निवास कर रहे हैं। तो उस पर बात होने लगती है। तो ये होता है कि भाई जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा। अभी जो बीच में सोवियत रूस का और विवाद हुआ यूक्रेन के साथ, तो उस समय जो दृश्य हम लोगों ने देखा है वो इसीलिए पहले उतना बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन जब वो वहाँ पे युद्ध शुरू हुआ तो पता लगा इतने बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे। कनाडा में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं इसका पहले आकलन नहीं था, लेकिन अब आकलन हो रहा है कि ये जो वीज़ा देने पर रोक लगा दी है, भारत सरकार ने कठोर निर्णय लिया है, उसके बाद अब बातें होने लगी है कि अभिभावक चिंतित हो रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं या उन्होंने एडमिशन ले लिया है, यहाँ आ गए, यहाँ जाने वाले थे, या वहाँ हैं, यहाँ आने वाले थे। ये सारी बातें अब होने लगी हैं। तो कनाडा के साथ जो गंभीरता से कठोर कदम जो भारत सरकार ने उठाया है, मुझे तो लगता है ठीक किया है। देखिए, ये राजनीतिक कदम है जी। राजनीतिक कदम राजनीतिक लड़ाई के हिसाब से उठाए जाते हैं जी। जो लड़ाई भी होती है राजनीति के हिसाब से होती है। जी। उसने नहला फेंका था, इसने दहला फेंक दिया। जी। परंतु जो हेडिंग है समाचार पत्र में और जो चिंता व्यक्त की जा रही है, इनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। वीज़ा तो उनको मिलता है जो जिनको टाइमिंग 15 दिन के लिए जाना है, 1 महीने के लिए जाना है, 2 महीने के लिए जाना है, तो उनको वीज़ा मिलता है, चाहे वो कनाडा से आने वाला हो, चाहे भारत से जाने वाला हो। पर जिनके पास स्थायी वो है उनको तो जरूरत ही नहीं वीजा की। लेकिन तो बंद हुआ आने जाने में तो आपको फिर पाबंदी लग गई ना। नहीं ऐसा नहीं। जो कनाडा से भारत आना चाहता अभी नहीं आ सकता। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, 3-4 प्रकार के पासपोर्ट होते हैं, 3-4 प्रकार की अनुमतियां होती हैं। कनाडा से भारत कौन आएगा? जो भारत आया नहीं है। जी। भारत आएगा तो वीजा मांगेगा, वीजा मिलेगा नहीं तो आ नहीं सकता हो। पर जिसके पास में ऑलरेडी वीजा है, वीजा भी 3-4 प्रकार के बनते हैं। एक स्थायी, एक अस्थायी। एक स्थायी, एक वर्किंग वीजा, एक टूरिस्ट वीजा, ये अलग अलग प्रकार के बनते हैं। वीजा भी बंद है जी। आपको वीजा मिलेगा नहीं। आप कनाडा में हो, कनाडा से आप भारत से वीजा मांगोगे, नहीं मिलेगा। ये कनाडा के नागरिक के लिए परेशानी है, भारत के नागरिक के लिए कोई परेशानी नहीं है। नहीं, जो भारत का नागरिक अभी जाना चाहता है वो भी कहाँ जा पाएगा? जा सकेगा नहीं। दोनों तरफ बंद कर दिया ना, दोनों तरफ बंद किया। देंगे नहीं। देखिए, भारत का नागरिक कौन है? मान लो एक बच्चा वहाँ पढ़ रहा है जी, उसके माँ बाप जाना चाहते हैं जी, उनको वीजा नहीं मिलेगा, नहीं जा सकते हो। हाँ, वही उसी पे लिखे हैं। हाँ, तो ये कोई इतनी चिंता की बात थोड़ी है जी। चिंता व्यक्त करना, जैसे अभी टीवी में बता रहा था, पंजाब का एक सरदार बोल रहा था, ये तो हमारे लिए बहुत हो जाएगा, हम NRI हैं, हम कैसे आना जाना करेंगे। तो खालिस्तानियों को रोको ना भाई। खालिस्तानियों के समय आप चुप रहोगे, मुंह से बोलोगे नहीं एक शब्द। जी, मूल वही है। खालिस्तान भाई, मुसलमानों के लिए भी यही बात लागू होती है। अच्छे मुसलमान और खराब मुसलमान कौन पहचान करेगा? वैसे ही अच्छा खालिस्तानी, अच्छा पंजाबी सिख, हाँ, और खराब सिख कौन पहचान करेगा उसकी? वो खुद ही करेंगे, वही बताएंगे ये खराब है जी। पर उस समय वो बताते नहीं है, वो चुप रहते हैं जी। प्रश्नवाचक लग जाता है उनके ऊपर। बिल्कुल। कनाडा में जो सिख समुदाय के लोग हैं, जो लोग भी खालिस्तान का समर्थन करते हैं, उन्हीं को खुश करने के लिए तो ट्रूडो ने ये बात कही है हाँ? और ये खबर है ना, ट्रूडो उन्हीं के दम पर वहाँ काबिज है जी। सत्ता में जो काबिज है उन्हीं के दम पर काबिज है जी। और ये कहा जा रहा है कि उनकी लोकप्रियता गिर गई है, विपक्षी आगे हैं, तो अपने आप को बचाए रखने के लिए, क्योंकि अल्पमत की सरकार चला रहे हैं, तो उन्होंने एक ऐसा कार्ड खेल दिया जो उनके देश के लिए घातक है। भारत को बहुत फर्क नहीं पड़ता, जितनी आबादी तुम्हारी है उतने लोग तो सवेरे हमारे यहाँ 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में योगा करते हैं। 6 करोड़ आबादी है और भारत की आबादी के सामने तो कहीं दिखते ही नहीं। तो भले आप क्षेत्रफल आपका 3 गुना हमसे ज़्यादा है, लेकिन लोग तो होने चाहिए। आपके पास लोग नहीं है, और भारत के लोग जो वहाँ गए हैं वो भी अगर कनाडा को छोड़ देंगे तो कनाडा बचेगा क्या? तो उसकी ऐसी स्थिति में कनाडा का हमारे ऊपर आक्रमण करना मतलब चींटी द्वारा हाथी को चुटकी काटना, ऐसा हो गया है। और मान लीजिए जी तकलीफ भी है जी,
तो देश का साथ देने के लिए, देश को संकट से बाहर निकालने के लिए, देश को विजयी पोजीशन में लाने के लिए आप उस संकट को बर्दाश्त करिए ना। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन होता नहीं है, सब अपने अपने स्वार्थ में। वहाँ कनाडा में जो लोग हैं उनका अपना स्वार्थ है, खालिस्तानियों का अपना स्वार्थ है। कोई खालिस्तान थोड़े बनाना चाहते हैं, सब अपनी राजनीति करना चाहते हैं। और वहाँ बैठ करके आओ ना पन्नू, यहाँ भारत में जरा बात कर लो तो कोई ना कोई गिल पैदा होगा, मारेगा। नहीं नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, ये खालिस्तान बनाना चाहते हैं ना जी, तो पंजाब का आधा हिस्सा तो पाकिस्तान में है ना। 65 क्यों नहीं बनाते उसको? 65-70% पाकिस्तान में है। पहले तो उसको क्यों नहीं बनाते? पहले उसको बनाओ ना। नहीं, उसको नहीं, वो तो उनके उसमें उन्हीं की बदौलत तो ये सारा कुछ कर रहे हैं, उन्हीं की बदौलत ये कर रहे हैं। इंसान 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 अल्लाह का नारा लगाते हैं जाके वहाँ हो। जी, वही दिक्कत है। अब चलिए, पाकिस्तान की बात हो गई तो उससे भी जुड़ी एक खबर है। भारत ने यूएन में, यूनाइटेड नेशन में 26/11 के दोषियों पर एक्शन ले पाकिस्तान, इस तरह की बातें भी कही है। और साथ में यह भी कहा है कि जो अवैध इलाका जो पाकिस्तान ने, अब हमारे लिए वैध है लेकिन पाकिस्तान के लिए अवैध है, उस इलाके को पाकिस्तान खाली करे। इस तरह की बात हमारे प्रतिनिधि ने, भारत के प्रतिनिधि ने यूएन में रखी। और पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने भी उसमें कहा है कि कश्मीर पर फैसले थोप रहा है पड़ोसी, यानी भारत, जो कश्मीर पर फैसला लिया धारा 370 हटाने का, उस मामले में उनकी टिप्पणी है कि ये भी अवैध। तो हम जब उनको अवैध कहते हैं तो हमें अवैध कहते हैं। कुल मिलाकर भारत की अभी सुनी जा रही है, इसलिए अवसर अच्छा है, उठा के पटको इनको, भारत पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर भी अपना झंडा गाड़ दें। यूएन में तो चलता रहेगा, वहाँ तो डिप्लोमेटिक बातें होती हैं। ऐसा है, देखिए क्या है, चूंकि पाकिस्तान वहाँ बोल रहा है, पाकिस्तान के 2-4 समर्थक भी हैं, पहले ज़्यादा थे, अभी भी 1-2 समर्थक हैं जी। तो जब किसी फोरम पर बात आती है तो उसका जवाब देना पड़ता है जी। तो जवाब दिया गया है, वो जवाब उसी प्रकार का है। एक्शन तो आपको ही करना पड़ेगा जी। और आप, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना, आज़ादी मांगने से नहीं मिलती, छीननी पड़ती। जी। तो वैसे ही आप मांगोगे तो आपका क्षेत्र आपको नहीं मिलेगा, आपको छीनना पड़ेगा उसको। जी जी जी, बिल्कुल छीनना पड़ेगा। जैसे हमने कश्मीर से पाकिस्तानियों को भगाया ना, नहीं तो मान रहे थे कि हमारी ये ससुराल है, ससुराले थी, वहाँ के लोग आते थे, यहाँ शादी करते थे। हमारे यहाँ से भारत के शेष हिस्से के लोग शादी नहीं कर सकते थे, या यहाँ वो लड़कियाँ वहाँ के आके शादी कर लेंगे तो उसमें कश्मीर से उनका वास्ता खत्म कर लिया जाता था। लेकिन पाकिस्तान से वहाँ की लड़कियाँ आके यहाँ शादी करती थी, उनको वहाँ की नागरिकता मिल जाती थी। उसका प्रमाण है यासीन मलिक की पत्नी, और वहाँ पे अभी कैबिनेट में उसको मंत्री बना दिया गया है। तो ये चीज़ पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा है। यहाँ से उनको कमाई थी, यहाँ से उनको लाभ था, भारत को परेशान भी करने का अवसर मिलता था, वो नहीं मिल रहा है। तो कुछ न कुछ तो इस तरह की हरकतें करेगा और उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। महादेव ऐप मामले में बॉलीवुड की कुछ हस्तियाँ भी रडार पर। खबर ये भी, महादेव ऐप के मामले में भूपेश बघेल सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया। ईडी ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था और बताया गया था कि सौरभ चंद्राकर नामक एक युवक, अभी युवक ही है, कुछ दिन पहले उसने शादी की है दुबई में, और बताया जाता है कि 200 करोड़ रुपए से अधिक उसमें खर्च हुए हैं। उसमें बॉलीवुड की तमाम हस्तियां, अभी चैनलों में खूब चला 2 दिन पहले, और ये कहा गया कि इतना पैसा उसने कमाया है, और जितना पैसा कमाया उसका बड़ा हिस्सा शेयर बाजार में लगा रखा है। तो शेयर बाजार में है, इसका मतलब वो बॉम्बे में कहीं ना कहीं उसकी पैठ है, और बॉम्बे में है मतलब फिल्मी दुनिया से भी उसके संपर्क हैं, तो राजनेताओं से भी संपर्क होंगे। इसी मामले को लेकर के खबर है कि बॉलीवुड की कुछ हस्तियां भी ईडी की चपेट में आ सकती हैं। तो एक लड़का, 2 लोग मिल करके कैब चलाते हैं और कितना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। यही सब देख करके नई पौध जो है वो लगता है उसको भी कि हाँ, ऐसे ही कुछ हमको भी जादुई चिराग मिल जाए। मैं तो उसको सैल्यूट करूंगा जी। छत्तीसगढ़ का लड़का वर्ल्ड में स्थान बना लिया, चाहे जिस रूप में बनाए जी। छत्तीसगढ़ का लड़का इतना पैसा कमा सकता है कि इतने बड़े बड़े लोग उसके गिरफ्त में आ जाएं। नाच रहे बड़ी बड़ी हस्तियां जाके वहाँ नाच रहे हैं, छोटी मोटी बात नहीं है। हम छत्तीसगढ़ के लोग कम थोड़ी हैं। हाँ, ये तो बता, ये उसने साबित कर दिया ना। मैं उसको और 2 बार सैल्यूट करता हूँ। जी जी। शहर में चलाया जाएगा अभियान, गरीब परिवारों को बांटे जाएंगे 15,000 पट्टे, एक खबर यह है। और ये इसको भी राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, इस पर बात करेंगे। मूसलाधार बारिश से नाले उफान पर, कई मार्ग प्रभावित, दर्री बराज से छोड़ा गया पानी। कोल इंडिया ने हड़ताल नोटिस पर चर्चा के लिए यूनियन को दिल्ली बुलाया, 27 को बैठक। कोरबा जिले की सड़क हो गई है बद से बदतर,
कौशिक, धर्मलाल कौशिक ने बात कही है। परिवर्तन यात्रा को मिल रहा अपार समर्थन। प्रशासन ने कहा कुसमुंडा सड़क पर 1 लेन आम लोगों के लिए छोड़े ट्रांसपोर्टर। और एक खबर अभी चैनल उस पे आई है व्हाट्सएप पे कि हाथियों का एक झुंड जो ग्रामीण क्षेत्रों में विचरण कर रहा है, वो करीब 48 हाथी हैं और उन्होंने बड़ी तादाद में उस फसल को बर्बाद किया है। ग्रामीण दहशत में है। कई गांव में कर्फ्यू की स्थिति हो गई है और विशेषज्ञों की एक टीम ट्रैकिंग कर रही है। वहाँ प्रयास हो रहा है कि कैसे भी हो इन हाथियों पर नियंत्रण किया जाए, क्योंकि फसलों को नुकसान के बाद फिर हो सकता है कि जन हानि हो, इसलिए वन विभाग उस पर सतर्क है। शहर में चला जाएगा अभियान। गरीब परिवारों को बांटे जाएंगे 15,000 पट्टे। कल कोरबा कलेक्टर ने ये मुनादी की है कि 15 दिन में हम 15,000 पट्टे बांट देंगे। स्वाभाविक है, आचार संहिता लागू होने से पहले ही प्रदेश सरकार का हुक्म होगा कि आप इसको करिए। ये कोरबा की बात है, पूरे प्रदेश में ऐसा ही होगा, क्योंकि नियम सिर्फ कोरबा के लिए नहीं है। ये बताया गया क्या, हम लोगों ने देखा है, समाचार भी छापा था कि सरकार लोकसभा चुनाव के बाद इसी सरकार ने, भूपेश बघेल सरकार ने सर्वे कराया था और ये कहा गया था कि हम जल्दी से जल्दी सब लोगों को पट्टा दे देंगे। नगर निगम चुनाव हुआ, कुछ लोगों को प्रतीकात्मक पट्टे दिए गए और उसके बाद सब चला गया था किनारे। और अभी जब चुनाव का वक्त आया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यही बोल रहे हैं कि अब चुनाव के समय ही आपको याद आया, बीच में क्यों आपने नहीं दिया। तो मैं लोगों को कहता हूं कि चलो भाई, दे रहा है दुरुस्त है, मिल तो रहा है गरीबों को पट्टा। अगर उनको मिल जाता है, उनका आशियाना जो टूटने का खतरा रहता है, उस खतरे से वो बच जाता है, हमेशा के लिए दिमाग से भय निकल जाता है, तो ठीक है, अभी कर रहे हैं, कर तो रहे हैं। ऐसा है, देखिए जी, कानून में साफ लिखा हुआ है जी, सरकारी जमीन पे 30 साल से अधिक हो गए आपको काबिज रहे, आप मालिक हो गए, आप मालिक हो गए जी, सरकार को उस जमीन की जरूरत होगी तो आपका व्यवस्थापन सरकार को करना पड़ेगा जी, बिना व्यवस्थापन किए आपका कब्जा हटाया नहीं जाएगा। जी, तो यहाँ तो 30 क्या, कोई 40 साल से काबिज है, कोई 50 साल से काबिज है, और जो अभी काबिज हो रहा है वो भी ऐसा शो करता है कि वो भी 40 साल से काबिज है। हाँ, 20 साल का होगा मतलब तो आपको ये प्रमाणित करने में बड़ी कठिनाई होगी कि ये अभी आया है, साल भर पहले इसने कब्जा किया है, नहीं प्रमाणित कर सकते आप। लेकिन पट्टा वट्टा मिल जाने से जो जहन में रहता है ना, लोग बोलते हैं बेजा कब्जा है, बेजा कब्जा है, तो उनको लगता है नहीं भाई, अब हमारे पास एक प्रमाण है कि अब बेजा कब्जा नहीं रह गया, बल्कि हमारे पास एक कागज है गवर्नमेंट का। ऐसा है, देखिए एक और बात बताऊं आपको, बाकी जगह की स्थिति तो नहीं जानता मैं, कोरबा के बारे में बोल रहा हूँ। कोरबा में आधी जमीन जी स्थानीय निकायों की है। स्थानीय निकाय मतलब SACL हो गया, CSE भी हो गया, CSE भी हो गया, NTPC हो गया, बाल्को हो गया, आधी जमीन इनकी है जी। ये कब्जा खाली करवाना नहीं चाहते या करवा नहीं पा रहे हैं, जो भी बोल लो आप जी। इनकी जमीन पर पट्टा कैसे देंगे, किस अधिकार से देंगे जब पट्टा? कुछ करेंगे उसमें उपाय, कैसे उपाय करेंगे? ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है जनता को। और उसके बाद फिर जो और जमीन है जी, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट की है, PWD की है, मतलब इस प्रकार के सरकारी उपक्रमों की जमीन है। फिर उसके बाद आधी ज़मीन जो है वो बची हुई ज़मीन में आधी ज़मीन फॉरेस्ट की है, उसमें भी आधी ज़मीन जो है आदिवासियों की है। मतलब मुश्किल से 10-15%, 20% ज़मीन ऐसी है जिस पर सब लोग बसाहट कर सकते हैं। इसीलिए तो 15,000 पट्टे कह रहे हैं, आबादी तो बहुत है। मेरी बात बहुत है ना, 15,000 पट्टा कहाँ का बांटेंगे? नजूल की जमीन का कहाँ की है? नजूल जमीन कहाँ है? होगी तभी तो नहीं है ना, तो 15,000 पट्टे नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ कोरबा में तो नहीं है जी। मेरा दावा है। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, उस अधिकारी का भी नाम नहीं लूंगा, उसका भी नाम नहीं लूंगा। एक जमीन अलॉटमेंट का मामला था, फाइल कंप्लीट हो गई पर अधिकारी उसमें साइन नहीं कर रहा था जी। संयोग से जब वो मामला उठा तो उस अधिकारी के चैम्बर में मैं भी बैठा हुआ था जी। वो आदमी 2-3 जो छुटवैये नेता होते हैं जी, छोटे स्तर के जो नेता, उनको लेके गया कि मेरी सारी कार्रवाई पूरी हो गई है, मेरा अलॉटमेंट पे फाइनल दस्तखत होना है, करते नहीं हैं। अब वो अकेला जाता था तो डांट के भगा देता था वो अधिकारी उसको। जी। जब वो 2-3
छोटे स्तर के नेताओं को लेके पहुंचा तो अधिकारी भगा नहीं सका उसको, जी तो उसने पटवारी आरआई को बुलवाया। जी अब बुलवा के उसको बुरी तरह डांटा। बोले हम लोग आपको बोलते हैं जमीन खोज के दो, तो आप लोग बोलते हो जमीन है ही नहीं, तो खोज के कहाँ से दें, इनके लिए जमीन कहाँ से मिल गई। ये मेरे सामने की बात है। और कितने उपक्रम यहाँ से चले गए सिर्फ जमीन नहीं होने के कारण। जी आपका ये एल्युमिनियम पार्क बनना था, जमीन नहीं होने के कारण चला गया, यहाँ से आपके हाथ से चला गया। एक लघु इंडस्ट्रियल पार्क बनना था, वो भी चला गया आपके हाथ से। एक और छोटा सा कुटीर उद्योग वाला पार्क बनना था, जी वो भी चला गया आपके हाथ से, जी जी। सिर्फ इसलिए कि जमीन नहीं है। तो ये 15,000 पट्टे किसका देंगे लोग? एससीसीएल की जमीन का देंगे, सीएसबी की जमीन का देंगे, बाल्को की जमीन का देंगे। जी तो जमीन दे के आप झगड़े को और बढ़ा रहे हो, जी झगड़े को सुलटा नहीं रहे हो, झगड़े को बढ़ा रहे हो। ठीक है, वो जो आपने कहा कि 30 साल तक जो रह लिया उस जमीन का मालिक उस स्वयं हो गया, तो एक एक उनके दिमाग में था अब ये पट्टा मिल जाएगा तो ठीक है। प्रबंधन भी तो मान रहा होगा कि अब ये इनको खाली करना मुश्किल है, खाली कराना इनसे। ऐसा है, देखिए तो पट्टा मिल जाएगा तो इन लोगों को थोड़ा सुकून हो जाएगा कि चलो एक और अस्त्र हमारे पास है, मतलब वो अभी वोट मिल जाएगा पट्टा देने से। वो तो इसीलिए तो किया जा मतलब रहा है। यही अर्थ हुआ ना, किया ही इसीलिए जा रहा है। चुनाव के समय मैंने कहा ना पहले कि तो अगर मैं वही बात तो बोल रहा हूँ ना, अगर आपने 5 साल काम किया है जी तो इतनी है तो वह करने की जरूरत क्या है। जी आखिरी में होता है ना, जैसे हमको ये मालूम है कि कोर्ट हमको सजा नहीं देगी, कोई इसमें गवाह ववाह नहीं है, सब एकदम बोगस मामला था, लेकिन डर तो लगा रहता है जब तक वहां से नहीं हो जाता कि आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। तो ये भय रहता है मन में। ये परीक्षा है, परीक्षा के समय हम लोग भी परीक्षा के समय डरते रहते थे, जानते थे उत्तर तो सही दिए लेकिन पता नहीं कितना हमको जो जांचने वाले लोग हैं कितने नंबर देंगे। तो स्थिति तो रहती है। कोरबा जिले की सड़कें हो गई हैं बद से बदतर, कौशिक ने ये बात कही है। कल वो कोरबा प्रवास पर थे, राम जानकी मंदिर में उन्होंने समाज के लोगों से मुलाकात के बाद ये कहा है, ये बात कही है कि अब सड़क के मामले में कोरबा बड़ा दरिद्र है। और वहीं कांग्रेस के नेता या कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि कोरबा कुछ दिन में सड़क के मामले में सबसे अमीर हो जाएगा। तो ये मुद्दा तो है कोरबा में। ऐसा है, देखिए अब वही बात आएगी। 5 साल तक विधानसभा में मुंह से आवाज नहीं निकली, सरकार के खिलाफ कभी आवाज नहीं निकली, मुंह सिल के बैठे रहे, अभी चिल्ला रहे हैं। 5 साल तक क्या कर रहे थे ये? मलाई खा रहे थे। ये भी नेता प्रतिपक्ष थे पहले। हाँ, तो मलाई खा रहे थे ये जी। तो क्या कर रहे थे 5 साल तक? मंत्री सुख प्राप्त कर रहे थे। फिर तो करते रहे, फिर काहे को आए हैं? फिर काहे को आए हैं? बैठे अपने घर में, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आ गए। जी जी जी। कुल मिला के वही, अब चुनाव का समय है तो कुछ भी बोलते रहिए। अब इसमें कांग्रेस शासन में रेत, कोयला, कबाड़, डीजल माफियाओं का राज है, इसे सरकार का संरक्षण प्राप्त है। बिजली की समस्या एक दिन आवाज उठाई क्या इन लोगों ने? वही मैं कह रहा हूँ, जगह जगह एक दिन आवाज उठाई क्या? एक दिन। वही मैं राजनेताओं से इनसे जब भी बात होती है तो पूछता हूँ कि आप क्यों नहीं खड़े हुए सड़क पर, क्यों नहीं उतरे? हमने एक दिन लिख के नहीं दिया इन्होंने, ज्ञापन नहीं दिया लिख के, विज्ञप्ति जारी कर दिया तो हो गया। कहाँ विज्ञप्ति जारी किए हैं? नहीं किए हैं, एक दिन नहीं किए हैं विज्ञप्ति। वो बोलते हैं मान लिए, चलो आप विज्ञप्ति जारी करने से देश सुधर जाएगा, प्रदेश सुधर जाएगा। अगर गड़बड़ी थी तो आप सड़क पे क्यों नहीं उतरे? नहीं पूरे कोरबा जिले में राखड़ फैली हुई है जी। एक दिन किसी भी भाजपा के नेता ने आवाज नहीं उठाई जी, ना कांग्रेस के नेता ने आवाज उठाई। कारण मलाई खा रहे हैं सब। जी। राखड़ फेंकने वाला कौन? जी। भाजपा के लोग। जी। राखड़ फेंकने वाला कौन? कांग्रेस के लोग। जी, मलाई खा रहे हैं उसमें। मतलब नूरा कुश्ती चल हाँ, नूरा कुश्ती चल रही है, थोड़ा सा दिखा दिया। जनता को दिखाने के लिए कि हम लोग लड़ रहे हैं करके। जी जी जी, बिल्कुल सही है। यही बात कही जाती है भाजपा के लोगों से भी, कांग्रेस के लोगों से, जब वो आरोप लगाते हैं कि भाजपा ये नहीं कर रही है सड़क पे क्या नाम रेलवे का ये समस्या, तो उनसे कहा जाता है कि आप पहले क्यों नहीं उठाए? केंद्र का मामला था तो आप तो उतर के खड़े हो जाते। एक आंदोलन आपने किया तो खाली वो विज्ञप्तियों तक ही सीमित रहे, या फुटेज बनवा लिया, वीडियो बनवा लिया, थोड़ा सा हो गया। और भाजपा के लोग भी वही करते हैं कि कहीं एक आध जगह थोड़ा बहुत किए और उसके बाद फिर आराम से मलाई काट रहे हैं, या उनको समय ही नहीं है कि कोई बड़ा आंदोलन करके जितने आरोप लगा रहे हैं उसको सिद्ध करें। तो ये चुनाव के समय इस तरह की बातें करना, पब्लिक भी समझती है इसको।
बिल्कुल समझती है। पब्लिक अब बेवकूफ़ नहीं है, वो सब समझती है, जी। पर पब्लिक के सामने मजबूरी है। हाँ, चुनना एक को ही है। चुनना एक को है, चाहे इसको चुन लो चाहे इसको चुन लो, दोनों अंदर से मिले हुए हैं। जी। अब एक खबर है, कुसमुंदा सड़क पर एक लेन आम लोगों के लिए छोड़े ट्रांसपोर्टर, प्रशासन ने कहा। वाकई ये समस्या तो है, काम चल रहा है, लेकिन गति उसकी काफ़ी मंथर है, गति तेज नहीं हो पाई। और बारिश भी हो गई, तो बारिश में तो काम वैसे भी ये सब रुकते हैं, तो जिसकी वजह से लोगों को परेशानी बहुत होती है। आपको अगर कुसमुंदा जाना है तो कई बार तो जो लोग डेली जाते हैं उनको तो रास्ता मालूम है, कहीं ना कहीं से बुलक के निकल जाएंगे मोटरसाइकिल वगैरह से, लेकिन यदा कदा जाने वाले तो फंस जाते हैं उसके बीच में। तो कई लोग यहाँ से दर्री जाएंगे, दर्री से फिर वो बलगी होते हुए फिर वो इमली छापर जाके पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचे तो पता लगा वहाँ भी फंस गए। तो इस समय कुसमुंदा जाना या कुसमुंदा होकर के आगे जाना बड़ा कठिन तो है, और अगर एकांगी कर देते हैं तो भी एक लाभ हो जाएगा कि चलो एक रोड तो खुला रहेगा, लेकिन उसमें भी कई बार ला के लोग उल्टा आके फंसा देते हैं, इतनी जल्दी रहती है। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या है जी। जब तक आप ट्रकों की सड़क अलग नहीं करोगे तब तक ये समस्या रहेगी। हाँ, पहले अभी कर लो, 5 साल बाद कर लेना, 10 साल बाद कर लेना, अभी रो पीट के कर लेना बाद में। जिस दिन आपकी गाड़ी फंसेगी उस दिन हो जाएगा ठीक, जिस दिन कलेक्टर की गाड़ी फंसेगी उस दिन रास्ता खुल जाएगा, जिस दिन एसपी की गाड़ी खुलेगी उस दिन रास्ता खुल जाएगा, जिस दिन मुख्यमंत्री फंस जाएगा उस दिन रास्ता खुल जाएगा। हमारे यहाँ जो ओवरब्रिज बना है जी, क्यों बना है मालूम है आपको इसका किस्सा? जोगी की गाड़ी फंसी थी। जोगी की गाड़ी फंसी जी। उसने ऑर्डर कर दिया ओवरब्रिज बनेगा, जी। बनेगा मतलब बनेगा, वहीं पे जोगी की गाड़ी फंसी थी इसलिए ओवरब्रिज बन गया वहाँ। पग पग पर गड्ढे, कुसमुंदा से नरई बोझ सड़क न निगम बना रहा न एसईसीएल। ये स्थिति कई जगह निर्मित होती है, क्योंकि कोरबा का एक बड़ा क्षेत्र कोरबा नगर निगम का सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की एरिया को भी कवर करता है। वहाँ ये निर्माण करने नहीं देता, नगर निगम बनाना चाहता है तो उसको रोका जाता है। कई बार कोर्ट चले गए हैं लोग, मुझे स्मरण है एसईसीएल कोरबा पूर्व के जीएम, तो वहाँ पे एक सामुदायिक भवन बनाने की बात लोग कर रहे थे, आंगनबाड़ी भवन था, उसको बनने नहीं दिया, कोर्ट चले गए थे। तो आप बनने भी नहीं देते हो और बनाते भी नहीं हो, तो ये मान लिया जाए कि वहाँ के आदमी आप नगर निगम में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं, भारत में नहीं है, आप उनकी व्यवस्था नहीं करोगे, कोई करना चाहते तो करने भी नहीं देते। तो सार्वजनिक प्रतिष्ठान के लोगों को ये जो बहुत तेज तर्रार एसपी कलेक्टर कहे जाते हैं या पहले रहे हैं, कुछ लोगों ने किया भी, इनके नकेल डाला राजकमल का। मुझे याद है एक सड़क को एसईसीएल नहीं दे रहा था नगर निगम को, उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर ऑर्डर करो, नहीं तो सड़क बनाने का ऑर्डर करो, नहीं तो तुम्हारी खदानें बंद करवा दूंगा। और तुरंत उन्होंने निगम को दे दिया सड़क को, भैया आप इसका रख रखाव करो। वो स्टेडियम से लेकर के और वो नीचे गिरवा घाट तक वो सड़क एसईसीएल बनाते नहीं था। तो वही स्थिति और कई जगह है। तो इसके लिए यहाँ के कलेक्टर को कठोर होना पड़ेगा, राजनेताओं को कठोर होना पड़ेगा। तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी ऐसी की तैसी, क्योंकि वो पब्लिक तो हमारी है ना, वहाँ चुन के आते हैं जो लोग पार्षद, उनकी ऐसी तैसी करते हैं उनके मतदाता कि आप तो बोले थे काम करवा दूंगा, वो बेचारे फंस जाते हैं दोनों के बीच में। तो इसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कठोर होने की जरूरत है इस मामले में भी। आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ जी। मैं अपने घर से आता हूँ जी। मेरा घर रेलवे क्रॉसिंग के उधर सिटी के अंदर है जी। अब मेरा ऑफिस ट्रांसपोर्ट नगर में है जी। तो मेन रोड से होके आता हूँ तो पाउन टाकीज वाला बैरियर मिलता है। जी। जी। इधर आता हूँ तो ये नहर के पास जो सोनालिया रोड पर जो रेलवे का क्रॉसिंग है वो मिलता है। जी। जी। तो 2-3 दिन तक बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा कैसे लगे, 3 मिनट 4 मिनट में गेट खुल जाए। जी। बोला यार ये तो कमाल हो गया यार, रेलवे में ये सुधार आ गया, कमाल हो गया। तो ऐसे ही खड़े थे, मेरे मुंह से ऐसे ही निकला तो मेरे बगल में कोई दूसरा पैसेंजर था। बोले भैया अभी जो कलेक्टर आया है ना, बहुत ज़ोरदार कलेक्टर है, उसने ऑर्डर किया है रेलवे को कि 10 मिनट से ज़्यादा क्रॉसिंग बंद नहीं होगा। जी। आपको अपनी व्यवस्था जैसे करनी है करो आप। जी। तो बोला ये क्या व्यवस्था करते हैं? बोले ट्रेन आके खड़ी हो जाती है, उसके बाद गेट को बंद करते हैं, फिर ट्रेन जाती है तो गेट को खोल देते हैं। बोला यार ये तो बहुत बढ़िया है।
ऐसे ही एक बार मैं सर्वमंगला मंदिर की तरफ गया, जी मेरे को एक भी ट्रक नहीं दिखी। जी मौला यार, यहाँ तो हमेशा जाम रहता था, जी जी आज क्या बात हो गई। तो उस समय तो कोई मिला नहीं, किससे पूछता मैं। एक दिन एक ट्रांसपोर्टर मिल गया। ट्रांसपोर्टर को मैं पूछा, यार अब सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई क्या, उधर जो प्रॉब्लम थी? अरे बोले अभी जो कलेक्टर आया है ना, बहुत ज़ोरदार कलेक्टर है, उसने सब खंभे खुड़वा दिए बोले, और सारी ट्रकें जो है फ्री हो गई बोले। तब वो जाम की स्थिति है ही नहीं वहाँ। जी जी एक हफ्ते बाद फिर वही रेलवे का 10 मिनट 15 मिनट का कोई ठिकाना नहीं, 10 मिनट का ठिकाना नहीं, 15 मिनट का ठिकाना नहीं। वहाँ देखो तो वहाँ भी वैसी जाम। जी। तो कुछ लोग अपनी मर्जी से भी वो कह देते हैं, और कुछ कुछ तो ऐसा होता भी है कि कुछ दिन के लिए एक वातावरण बना दिया जाता है, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। वो एक तरीका है काम करने का लोगों का। जी, चलते चलते एक वो खबर जिसकी हमने चर्चा की थी, हाथियों का दल इस समय कोरबा वन क्षेत्र में विचरण कर रहा है। केदई रेंज में सर्वाधिक परेशान कर रहा है हाथियों का दल लोगों को। 4 लोगों को मार चुके हैं पिछले कुछ दिनों से, और अब वो फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। वन विभाग के लोग कोशिश कर रहे हैं, इनकी कोशिश बहुत दिन से चल रही है। कभी किसी हाथी को लाते हैं, कभी पार्वती बरुआ आती है, तो कभी यहाँ प्रशिक्षित हाथी आते हैं, तो पता लगता है कि वो हाथी हो जाएगा, फिर उनको अपने व्यामोह में फंसा करके लाएगा, बाहर फेंक देगा, उनको इस इलाके से बाहर कर देगा। कभी हाथी के लिए अभ्यारण्य बनाने की बात पे राजनीति शुरू हो जाती है। इन सारी बातों के बीच में वो ग्रामीण फंस गए हैं, जिनके बीच हाथी पहुंच करके, वो हाथी जो कभी उनके साथी हुआ करते थे, हम उनके दुश्मन बन गए हैं। तो इसको दुरुस्त करने का कोई उपाय ऐसा समझ में न तो राजनेताओं के आ रहा है, न ग्रामीणों को समझ में आ रहा है कि इस दिक्कत से हम कैसे बाहर निकलेंगे। तो एक ही समस्या उनको, एक ही उपाय उनको समझ में आता है कि गांव छोड़ करके शहर चले आओ। तो जब शहर ही चले आएंगे सब, तो गांव का क्या होगा, वहाँ की खेती का क्या होगा, वहाँ प्राकृतिक संसाधन जो ईश्वर ने हमें प्रदत्त कर रखे हैं उनकी रक्षा कौन करेगा। सब विषय थोड़ा गंभीर तो है, और इसको लेकर के जितना गंभीर सरकार को होना चाहिए, गंभीरता दिखाई नहीं देती। सिर्फ वन विभाग अपना पुचल्ला लगाएगा, पैसे कमाएगा, डीएफओ की जेब में पैसा जाएगा, रेंजर और एसडीओ जो है वो लाल होंगे, और हाथी लाल करेगा ग्रामीणों को। ऐसा देखिए, मैं बताता हूँ, हाथियों को ये इलाका सूट कर गया है जी। यहाँ से अब हाथी जाने वाले नहीं हैं जी। आप कितना ही भी खदेड़ दो इनको, आप खदेड़ दोगे, 100 किलोमीटर भगा दोगे, वो तो रास्ता उनको याद रहता है, वापस आ जाएंगे। हाँ, उनकी मेमोरी बहुत तेज होती है। सबसे अच्छा तरीका यही है कि जंगल में इनके खाने की व्यवस्था, जो खाते हैं वैसे वहाँ पौधे लगा दिए जाएं, वैसे पेड़ लगा दिए जाएं, और पानी की व्यवस्था जी आप कर दीजिए। पर इसमें एक सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई है। जी। गड़बड़ ये हो गई है कि हाथियों को महुआ खाने की लत लग गई है। हाँ, उनको नशा आने लगा उसमें, तो महुआ के लिए पीने की आदत पड़ गई है। भाई महुआ खा ले, चाहे वो कच्ची दारू उनके घर में रखी है, उसको उसकी सुगंध से पहुंच जाते हैं घर में। हाँ, कटहल केला उसकी भी सुगंध से पहुंचते हैं। जी, पहुंच जाते हैं जी। तो अब इसका मुकाबला कैसे हो? दारू भट्टी खोल दे वहाँ भी। आदिवासी जो हैं, वन में रहने वाले जो लोग हैं, वो अपनी उसको छोड़ नहीं सकते जी, उसके बिना वो नहीं रह सकते जी। और उसकी लत लग गई है उनको, वो भी बिना उसके नहीं रह सकते, तो पहुंच जाते हैं जी। तो अब इसका निदान कैसे हो? हाँ, ठीक बात है। नहीं, पहले जो कहा जाता है कि हम लोग जो पढ़ते हैं कि अध्यात्म काल का या इतिहास में वर्णन मिलता है, और ये ग्रामीणों से जब आप उस क्षेत्र में जाके बात करेंगे तो लोग भी बताते हैं कि हमारे बाप दादा परदादा सब इन हाथियों के साथ, इन जंगली जीवों के साथ ही रहते थे, बहुत समस्या नहीं थी। तो कारण वही तक उनके खाने पीने की व्यवस्था अलग रहती थी, तो उसमें इनका हस्तक्षेप नहीं था, इनके वाले में उनका हस्तक्षेप नहीं था। तो ये सारी चीज़ें मिल बांट के किया करते थे। अब हम उनकी जगह पे जब कब्जा करते जा रहे हैं, धीरे धीरे वहाँ हाथियों के लिए अब जो जगह थी उसको, उस पर तस्करों की नज़र पड़ गई, वन विभाग ने वृक्षों को कटवा लिया, और वो चीज़ें जो उनको मिलती थी वहाँ से नष्ट हो गई। तो वो अब सोच रहे हैं कि चलो भाई ठीक है, इन्हीं के साथ पैग लड़ाए, वही स्थिति हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो सुविधाएं हमको हैं, उन सुविधाओं का जब हम दुरुपयोग करते हैं तो इस तरह से संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। आप उनके घर में घुस रहे तो आपके घर में घुस रहे हो, यही तो हो रहा है।
अब उसका वही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं जी। है। अच्छा, जो भी आदि के क्षेत्र हैं जी सब जगह थोड़ी बहुत वारदात होती है, हाँ और गांव के लोग उसमें पारंगत हो जाते हैं। हाँ, वो बचना जंगलों में जानते हैं। रहने वाले लोग हैं वो पारंगत हो जाते हैं, उससे बचने का भी उनको आइडिया आ जाता है। पर छत्तीसगढ़ में जो घर में घुस रहे हैं, जी दीवार तोड़कर घर में घुस जा रहे हैं, तो उसका तो कारण वही है हाँ, वो तो सीधा है। और कुछ नहीं है। सीधा बाकी सीधा। जगह दीवार तोड़कर नहीं घुसते, जी बाकी द्वंद तो होता है, वहां भी द्वंद होता है, आदमी मारे जाते हैं। जी जी, कहा यही जाता है ना कि मुझे याद आता है सुनामी जब आई थी, तो आज तक का उस समय आज तक में था दीपक चौरसिया, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लगा हुआ कोई इलाका था, जहाँ कोई द्वीप था, वहाँ आदिवासी रहते थे, 2000 से ज़्यादा संख्या थी उनकी। और जब वहाँ लोग पहुँचे रिपोर्टिंग के लिए तो पता लगा कि एक भी आदिवासी की यहाँ मौत नहीं हुई, एक आदिवासी का कुछ नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, उनका जो घर वर था वो तो बह गया था, जो भी उनका झोपड़ा उपड़ा रहता था। तो उस पर उसने जो लोगों से बातचीत की तो ये पता लगा कि सुनामी आने के 2 दिन पहले पूरे के पूरे लोग वहाँ से निकल गए थे। यानी उनको वहाँ पे रहते रहते उनको एहसास था कि समुद्र की हलचल से, पानी कुछ के क्या है, उतार जो चढ़ाव, पक्षी होते हैं, हाँ। जानवर होते हैं, उनकी एक्टिविटी से भी अंदाज हो जाता है कि कुछ गड़बड़ होने तो वाला है। वैसे ही इन वनवासियों को भी पता होता है कि हाथी आ रहे हैं, कि शेर आ रहे हैं, कि चीता आ रहा है, उसका उनको एहसास होता है। लेकिन अब वो जो बताया आपकी, वो शराब के आदी हो गए, महुआ खाने के आदी हो गए, तो वो इतनी स्पीड में आते होंगे कि इनकी भी अक्ल काम नहीं करती होगी, या रात को ज़्यादातर जाते हो। दिन का रात का, अभी यह क्या है, इसका तरीका इनको बदलना पड़ेगा। जी जी महुआ को अपने घर में मत रखें, महुआ का जो रस अपने घर में रखते हैं उसको मत रखें, जी उसको और कहीं दूसरी जगह रखें। हाँ, मतलब खुद को बचाना होगा, बचाना। खुद को बचाना होगा। और सरकार को चाहिए कि आपने ठीक कहा, और इस पे अक्सर बात होती है, जो इस पे काम करने वाले लोग हैं वो कहते भी हैं। अभ्यारण्य की बात इसीलिए तो हो रही थी, कुछ इलाके को चिन्हित कर लिया जाएगा, बारबेट वायर वगैरह लगा करके उसको सीमित कर दिया जाए उस इलाके में हाथियों को, और वहाँ पे उनके खाने पीने की व्यवस्था, खाने पीने जो की चीज खाते हैं जी, जैसे कटहल खाते हैं तो आप कटहल के पेड़ बड़ी संख्या में लगा दीजिए, केला खाते हैं वो केला के पेड़ बड़ी संख्या में लगा दीजिए, और भी जो चीज़ वो खाते हैं वो लगा दीजिए, और पानी की व्यवस्था कर दीजिए, मतलब छोटे छोटे तालाब बना दीजिए। हाँ, तो वो अपने इलाके में ही रहेंगे, तो उस इलाके से बाहर निकलेंगे ही नहीं। वो भी थोड़े चाहते होंगे कि हम ऐसे इलाके में जाएं जहाँ हमारे प्राण के लिए संकट हो। है ना? उनकी भी अपनी सोच तो होगी, ऐसा नहीं है हम अपने बारे में जानते हैं मनुष्यों के बारे में, तो उनकी भी अपनी सोच है। लेकिन जो उनके बारे में अध्ययन करने वाले लोग वो कहते हैं कि हाथी बहुत समझदार होता है। तो नासमझी अगर कहीं वो कर रहा है तो इसका मतलब है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। तो गलती यही है कि हम उनकी चीज़ों को नष्ट कर रहे हैं, तो हमारी चीज़ों को नष्ट करने के लिए आगे आ रहे। भूखा कोई थोड़े मरेगा। कहते हैं ना कि अगर भूख लगी है तो आदमी फिर डकैती और लूट भी करने लगता है, क्योंकि बच्चों को भूखा नहीं मार सकता, अपने आप को भूखा नहीं मार सकता। तो उनके साथ भी वही है, मनुष्यों के जैसे हमारे साथ वैसे उनके साथ भी है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, हेडलाइंस को आज यहीं विराम। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप समय निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया।